बात है भारत जोड़ो यात्रा की जी। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है, एक राजनीतिक स्टैंड है जी। इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। इससे समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें समाज का हर वर्ग शामिल नहीं है जी। उसमें ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है। किस प्रकार से आज मतलब बच्चे बड़ों की सुनते नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज जो है मैं चर्चा करने वाला हूं भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी पर और मोदी सरकार पर। तो सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। आपका नाम? विशाल सिंह। विशाल जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। विशाल जी, ये कहना कि क्या भारत जो है वो सच में सामाजिक रूप से बिखर गया है, जिसको जोड़ने की कवायद चल रही है और राहुल गांधी उसको जोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि क्या इस यात्रा में सही में दम है, कुछ परिवर्तन आ सकता है? देखो, जहाँ तक बात है भारत जोड़ो यात्रा की जी। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है, एक राजनीतिक स्टैंड है जी। इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। इससे समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें समाज का हर वर्ग शामिल नहीं है जी। उसमें कांग्रेस जो गैदरिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि गैदरिंग में मैं बता रहा नहीं है? हूँ, कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता के साथ साथ घूमते हैं। बिल्कुल। कई लोग जब जिस इलाके से वो यात्रा निकलती है तो वो लोग देखने के लिए भी जाते हैं। हम भी देखने के लिए गए थे दिल्ली में। बिल्कुल। लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम उसी को वोट देंगे, लेकिन हम देखने जाते हैं नेता को, राहुल गांधी कौन है, नेता को देखने के लिए भी लोग भीड़ जाती हैं। लेकिन इस यात्रा का कहीं ना कहीं प्रभाव तो राजनीतिक पड़ेगा और 2024 के चुनाव में तो पड़ेगा ही। बिल्कुल कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति में एक बदलाव की बयार इसके बाद बहने वाली है। आप इससे कितना समर्थन करते हैं इस बात? इसे हम थोड़ा सा समर्थक इसलिए करते हैं क्योंकि राजनीति में बदलाव के लिए ज़रूरी है इस समय, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक और विपक्ष जो है तभी अगर मजबूत होता है तो वर्तमान सरकार तानाशाह नहीं हो पाती है। बिल्कुल। और अगर सरकार तानाशाह हो जाएगी तो लोकतंत्र जाहिर सी बात खतरे में हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष में एकता लाना बहुत ज़रूरी है कि सरकार के लिए वो एक काम ऐसा करे कि जहाँ नियमित वो ऐसा काम करे, नियामक का काम करे कि जैसे सरकार मनमानी काम ना करने पाए। बहुत बढ़िया, नियामक का काम करे, अर्थात सरकार पे एक जो है छिपा हुआ नियंत्रण जो है वो बना रहे। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अगर मनमोहन सरकार 10 साल कंपेयर किया जाए और मोदी सरकार को देख लिया जाए तो लगभग जो है 8 साल पूरे हो गए हैं, उसके मैं कहूँगा 9 साल पूरे हो गए हैं। अगले साल के बाद फिर चुनाव होगा। आपको अगर कंपैरिजन के लिए कहा जाए तो आप किसे बेहतर मानते हैं, मनमोहन सरकार के उन 10 सालों को मानते हैं या फिर मोदी सरकार के इन 9 सालों को? देखो, अगर हम मोदी सरकार और मनमोहन सरकार में तुलना करें तो मोदी सरकार में मुझे कुछ अच्छाइयाँ देखने को ये मिली, जैसे कि सरकार की कुछ योजनाएं जनता तक पहुंची। अच्छा। जैसे आवास योजना हमारे गांव के उन लोगों के, देखो जो गरीब लोग तबका होता है उसको अपने जीवन में आवास बनाना एक सपना होता है और सरकार अगर आवास बना रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस सरकार ने भी मनरेगा दिया है, जिसने बहुत व्यापक स्तर पे जो है बेरोजगारी को कम किया। वो भी मैं आ रहा हूँ। तो एक इनकी आवास योजना, एक इनका जो हमें सड़क प्रबंधन जो इनको दिखाई दिया, जो रोड बनाने का नितिन गडकरी का जो विभाग था ये काम किया अच्छा। और कुछ योजनाएं जनता तक जो पहुंची हैं वो जनता तक महसूस हुई हैं। लेकिन जहां तक इस सरकार की बात करें तो मनमोहन गवर्नमेंट में रोजगार के अवसर ज़्यादा थे। यहाँ रोजगार के सरकारी नौकरियों में जो है ग्राफ गिरा हुआ है जी। क्योंकि ये जो क्षेत्र जहाँ हम बात कर रहे हैं आपसे, ये मुखर्जी नगर क्षेत्र है, यहाँ पे IAS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जी। मनमोहन गवर्नमेंट में जब मैंने पेपर दिया था तो उस समय 950 वैकेंसी आई थी, 1000 वैकेंसी आई थी यूपीएससी में। आज वैकेंसी है 600-700 और फॉर्म की संख्या बढ़ चुकी है। बच्चे उससे दुगना आ गए हैं। बिल्कुल। ठीक है, आज उस समय फॉर्म 4 लाख 3 लाख भरे जाते थे, आज 10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब बेरोजगारी है और हर बच्चा चाहता है कि मैं IAS बनूं, लेकिन बन नहीं पाता है क्योंकि वो वैकेंसी नहीं आती है, उस टाइप का वो नहीं हो पाता। तो आप ये मानते हैं कि रोजगार देने के परिप्रेक्ष्य से अगर तुलना किया जाए तो मनमोहन सरकार ज़्यादा सफल थी वर्तमान सरकार की तुलना में? बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि जो आर्थिक हालात मनमोहन सरकार में ज़्यादा बेहतर थे मोदी सरकार की तुलना में? देखो, आर्थिक हालात की बात करें तो दोनों सरकार में गरीबी रही है, दोनों सरकार में बेरोजगारी रही है जी। लेकिन एक जो आत्मनिर्भर भारत का इनका जो एक था कि गांव के लोग देखो ये भी सच है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है। तो अगर एक अपना रोजगार तैयार करें, मैं निष्पक्ष बात करूँगा, किसी सरकार को समर्थन नहीं करना है क्योंकि मैं एक युवा हूँ और युवा हमेशा रोजगार चाहता है। तो रोजगार के मैटर पे तो इन लोगों का फेल्यूर है, नो डाउट, में कोई नए नहीं है, सबको रोजगार नहीं दे पाए। लेकिन आत्मनिर्भर भारत ला करके
कुछ गाँव में जो कुटीर उद्योगों का, अन्य उद्योगों का जो विकास कर रहे हैं, उससे कम से कम जो 4 लोगों को जो रोजगार मिल रहा है। मैं अपने गाँव की बात करूँ, हमारे गाँव में कुछ लोग ये जो भुट्टा होता है ना, मक्का, उसके छिलके से जो है कप और प्लेट बनाना सीख रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो है कुटीर में भी नई नई तकनीकें आ रही हैं, जिससे क्या हो कि जो कौशल विकास हुआ इनका, उससे गांव के लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है कि वो आत्मनिर्भर बने हैं। महिलाएं भी। क्या आप राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे कभी? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री में देखना तो चाहूँगा, लेकिन अभी उनको राजनीति में और काम करने की ज़रूरत है। अभी उनमें जनता में पैठ बनाने की ज़रूरत है। जब तक याद रखना, हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता बड़ा हुआ है, जब तक वो जनता में पकड़ नहीं बनी, नहीं हो पाया है। तो जो राहुल गांधी का पप्पू टाइप का जो उनका इमेज था, वो हटा करके, और उनको स्वयं हटाना पड़ेगा, और कोई हटा पाएगा। अपने काम से हटाएं और अपने काम से वो जनता को दिखाएं कि नहीं, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ और मैं आपके लिए प्रधानमंत्री रूप में काम कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात वो कर पाएंगे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? जी, मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा है। सत्यप्रकाश जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। सत्यप्रकाश जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या भारत सच में सामाजिक रूप से बिखर गया है, जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने एक कवायद चला रखी है, भारत जोड़ो यात्रा? आप इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना समर्थन करते हैं और कितना विरोध करते हैं? जहाँ तक से देखा जाए भैया कि भारत सामाजिक रूप से बिखर चुका है, तो ऐसा नहीं है। हाँ। भारत सामाजिक रूप से बंट रहा है। हाँ। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस प्रकार से आजकल परिवार में, समाज में और देश में माहौल बनाया जा रहा है या जो बन रहा है, जिसमें हम आए दिन घटनाएं देखते हैं कि जिसमें रेप है, मर्डर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसान हो, नौजवान हो, देश का क्या कहते हैं जवान हो, कोई भी हो, तो किस प्रकार से इनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से आज मतलब बच्चे बड़ों की सुनते नहीं हैं, गुरुओं का सम्मान नहीं है, इस प्रकार से अनेक चीज़ें हैं। तो जहाँ तक से देखा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस यात्रा का समर्थन करते हैं? जी, मैं इस यात्रा का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। आपको क्या लगता है, जो बिखराव का माहौल जो पैदा हो रहा है, इस माहौल को कौन पैदा कर रहा है? इस माहौल को कौन पैदा कर रहा है, ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की, एक पक्ष की इसमें भूमिका नहीं है, अनेक पक्ष इसमें हैं, शामिल हैं, और ये सब हमारे, ये कई स्वरूप हैं, ये सब हमारे समाज के बीच में ही है, जो समाज को खोखला कर रहे हैं, इसको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, और हमको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मनमोहन सरकार के 10 साल और मोदी सरकार के 9 साल, अगर दोनों की तुलना की जाए, तो कौन से जो है साल आपको बेहतर देखने में लगते हैं भारत के लिए? देखिए भैया, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं दोनों ही सरकारों को बहुत ही अच्छा कहूँगा, क्योंकि कुछ मामले में कांग्रेस सरकार अच्छी है, कुछ मामले में बीजेपी सरकार अच्छी है, लेकिन कांग्रेस सरकार क्या है, उस जैसे ये कहते हैं कि 75 साल बनाम 70 साल बनाम 10 साल 5 साल, तो एकदम निराधार है, क्योंकि उस समय विभाजन के बाद जिस प्रकार से भारत की रिसोर्सेस कम थे, जिस प्रकार से भारत की मुश्किलें ज़्यादा, हाँ, जिस प्रकार से भारत की स्थिति थी, किस प्रकार से 1991 में आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति लाने की मजबूरी पड़ी, उसमें उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, उन सब की आवश्यकता थी। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो मोदी सरकार में जैसे इन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा बहुत ही 370 बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व किया है। हो सकता है आगे भविष्य में एक सरकार में इन्होंने ये क्या कहते हैं जीएसटी लाए, एक सरकार में इन्होंने क्या कहते हैं सीए को लाना चाह रहे थे, लेकिन उसका चूंकि अभी तक पूरे तरीके से प्रारूप बन नहीं पाया। दूसरी तरफ इन्होंने वो ये 370 हटाया। इसी प्रकार से हमें लगता है कि शायद आगे ये जाके शायद जनसंख्या नीति पर क्या कहते हैं फिर से शायद जनसंख्या वृद्धि रोकने भी बहुत आवश्यक है, कोई कानून लाएंगे और ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ ये देखा जाए कि भाजपा सरकार में बहुत ही ज़्यादा तानाशाही है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे कोई भी सेंसर आदमी हो, कोई भी हो, सब जगह से पुलिस की। मतलब आपको लगता है कि लोकतंत्र में कमी आई है इस सरकार में? बहुत ज़्यादा कमी आई है। लोकतंत्र तो ऐसा लगता है कभी कभी कि लोकतंत्र जिंदा ही नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कहिए कि आदमी है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग हैं वो बचा के रखें, आज भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उन्हीं के भरोसे एक अगले आदमी को, मतलब जैसे मैं अगर सच के साथ खड़ा हूँ तो मेरे को देख के जो लगता है कि नहीं,
मेरे साथ अन्याय हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो उसके जिसके अंदर हिम्मत नहीं है उसके अंदर भी एक बार हिम्मत आती है, तो जो सच बोलने जा रहा है उसको दबाया जा रहा है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण दे सकता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से हाल ही में क्या कहते हैं विवेकानंद पाठक, जी विवेकानंद पाठक सर का क्या कहते हैं वो हुआ है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनका सर फोड़ा गया है, वहाँ पे हॉस्टल में गोली चली है, बमबाजी हुई है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे जिस प्रकार से कुलपति की वो नियुक्ति अवैध नियुक्ति हुई है, और ये हकीकत बात है। मैं अभी 2022 में ही मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है, तो हमने हॉस्टल के क्या कहते हैं फीस वृद्धि के खिलाफ, मतलब जैसे हम लोग हॉस्टल में रहे नहीं हैं तो कोविड के दौरान सबको घर जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने 15-15 हज़ार रुपये अवैध जुर्माना के रूप में वसूला, सबसे वसूला कोविड का भी। जी, कोविड के बीच में, जबकि हॉस्टल खुला ऑफिशियल रूप से खुला नहीं था, कुछ नहीं था। कुलपति आदेश करती हैं कि 15-15 हज़ार वसूलिए, 20-22 दिन धरना चलता है, 4 दिन आमरण अनशन चलता है, कम से कम 70 बच्चे आमरण अनशन करते हैं, जिसमें मैं स्वयं था। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ मेरा आपसे और बड़ा सिंपल कि किस प्रकार से पुलिस आती है, पुलिस क्या कहते हैं वहाँ दिन भर कैंपस में पुलिस रहती है, उनकी क्या कहते हैं जैसे देखे थे अभी जब शायद ये नहीं, ऐसी कई घटनाएं मिल जाएगी। रेल वाले मुद्दा था, हाँ, ऐसी उसमें कई ट्रेनें घटनाएं जलाई गई थी। मैं समझ रहा हूँ, रेल मुद्दा हो गया या फिर किसानों का मुद्दा हो गया, कई मुद्दा। मेरा एक बड़ा सिंपल चीज़ आपसे ये कहना है, क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखते हैं भविष्य में? हमें लगता है कि राहुल गांधी को अभी प्रधानमंत्री लायक उचित नहीं है, क्योंकि वो ना उनके अंदर अभी उतनी तरीके से किसी एक पक्ष पे उनकी जो सत्यनिष्ठा है या कुछ भी है वो एकदम अच्छे तरीके से नहीं है। जैसे देखा जाए कि ना तो वो हिंदुज़म की तरफ पूरी तरह से, ना तो मुस्लिम की तरफ हैं, ना तो ईसाई की तरफ तो है। अच्छी बात है ना, सेकुलर हैं। सेकुलर है, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन एक पक्ष को पीछे करके एक के साथ एक को ऐसा लगे कि नहीं ये हमारा नहीं है, दूसरे को लगे कि नहीं ये हमारा ही है, हमारा लग रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं सबके। मतलब तुम अगर एक राजनेता हो, तुम्हारा राजधर्म कोई क्या है, राजधर्म के लिए योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए इनको। और जहाँ तक से बात रही कि कांग्रेस को वापस सरकार में आना चाहिए, तो ये जनता में तभी अपना एक मतलब अच्छा क्या कहते हैं वो इम्पैक्ट बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जहाँ इनकी राजस्थान में सरकार है तो राजस्थान में अच्छा काम करके दिखाएं, छत्तीसगढ़ में सरकार, हिमाचल में सरकार बनी, आपकी जहाँ सरकार है, केरला में आपके जहाँ मतलब जहाँ भी हैं आप, अगर वहाँ पर अच्छा काम दिखाएंगे, वहाँ युवाओं के लिए, वहाँ किसानों के लिए, वहाँ चाहे बिजनेसमैन हो, किसी के लिए भी आप एक अच्छा सुअवसर देंगे, एक अच्छा कार्य करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट भले ही उस राज्य बस में नहीं रहेगा, इसके बाद दूसरे राज्यों में भी जाएगा। जैसे कहा जाता था कि जो मतलब यूपी को जीत लिया तो मतलब दिल्ली को जीत लिया, लेकिन आज इनके न बस का यूपी है न अदर स्टेट है। अब तो कहते हैं कि गुजरात और पश्चिम बंगाल को जिसने जीत लिया वो वही है। आपने बड़ी सजगता से अपनी राय रखी कि लोकतंत्र को देखा जाए तो लोकतंत्र जो है वो लगभग दब चुका है, लेकिन फिर भी आप राहुल गांधी को अभी प्रधानमंत्री पद के लिए परिपक्व नहीं मानते हैं। जी। चलिए, आपकी राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और थी हाँ, बोलिए। कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल। तो इस ज़माने को, यहाँ के युवाओं को यह सोचना पड़ेगा कि हम देश के भविष्य हैं, हमें देश हित में, समाज हित में कुछ बड़ा सोचना चाहिए। हम चाहे पढ़ रहे हो, हम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हमको अपना दिमाग पॉजिटिव रखना चाहिए। और इसी तरह से चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।